इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 15CA और 15CB के बारे में कि आखिर ये फॉर्म्स आखिर होते क्या है, कब आपको फिलअप करना पड़ता है, किन चीज़ों के ऊपर आपको एप्लीकेबल होते हैं, प्लस कैसे आपको ऑनलाइन जो है इसकी फाइलिंग करनी है। तो गाइस ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू जो है इन फॉर्म्स को यहाँ पे फिलअप कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉर्म 15CA होता है वो आखिर होता है क्या है। तो देखिए एक सेक्शन होता है 195 करके, तो जब भी यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन जो है एक नॉन रेसिडेंट पर्सन को जो है यहाँ पे पैसे भेजना जाता है, यानी कि इंडिया से बाहर जो है आउटवर्ड रेमिटेंस भेजना जाता है, और उसके ऊपर जब भी कोई टीडीएस वगैरह एप्लीकेबल होता है तो वहां पे रेमिटेंस करने से पहले उसको फॉर्म 15CA यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। और गाइस कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां पे उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उस केस में उसको फॉर्म 15CB भी यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो फॉर्म्स होते हैं वो आखिर कब रिक्वायर नहीं होते, तो उसकी एक सिंपल सी कंडीशंस होती है जहां पे भी आपको जो है रेमिटेंस के लिए आरबीआई की जहां पे अप्रूवल नहीं लगती है वहां पे इन फॉर्म्स की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और यहाँ पे आरबीआई ने जो है एलआरएस स्कीम के तहत यहाँ पे एक पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी कर रखी है 33 नेचर ऑफ दी पेमेंट्स की, जहां पर आपको जो है इन फॉर्म्स को यहाँ पे फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने पॉज करके देख सकते हैं, जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, जैसे फॉरेन के स्टॉक्स वगैरह अगर आप बाय करते हैं तो वहां पे इन फॉर्म्स को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। डेट सिक्योरिटीज हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर आप मान लीजिए इंपोर्ट्स के अगेन कोई एडवांस का पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, या कोई सेटलमेंट कर रहे हैं इनवॉइस वगैरह का, या डिप्लोमेटिक मिशन के तहत अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसका अगर आपका पेमेंट है, इंटरमीडिएट ट्रेड्स वगैरह है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जो है आरबीआई से परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और इन 33 नेचर ऑफ दी पेमेंट्स के ऊपर जो है आपको ना तो फॉर्म 15CA भरना है ना ही फॉर्म 15CB भरने की रिक्वायरमेंट है। अब देखिएगा जैसे हम लोगों ने फॉर्म 15CA की बात की, अगर मैं 15CB की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी दो कंडीशन रहती है। अगर आपका टोटल पेमेंट जो है बिलो द 5 लाख रुपीज़ है, मतलब मैं एलआरएस की अभी जो स्कीम की बात करता हूँ उसको हटा दो, अगर बिलो द 5 लाख रुपीज़ अगर आपका पेमेंट है उन 33 पेमेंट के अलावा, तो उस केस में आपको फॉर्म 15CA यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो है टोटल पेमेंट जो है मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, और गाइस ये बेसिकली एग्रीगेट होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप टुकड़ों में भी भेजना चाहते हो, अगर पूरे साल भर में एग्रीगेट आपका 5 लाख को एक्सीड कर जाता है तो उस केस में भी आपको ये फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। तो अगर एक्सीड कर जाता है 5 लाख के बियॉन्ड तो उस केस में फिर आपको एक सीए से सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, और आपको फॉर्म 15 जो सीबी होता है वो भी यहाँ पे फाइल वगैरह करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक डी सेक्शन का भी पार्ट होता है। अगर कोई भी यहाँ पे जो है आप जो भी आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे हैं अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आपको पार्ट डी भी यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूँ तो जो फॉर्म 16 सीए होता है उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो पार्ट ए भाई आपको तब फिलअप करना है जब आपका जो एग्रीगेट जो अमाउंट है वो 5 लाख के नीचे है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पार्ट सी आपको तब फाइल करना है जब 5 लाख के बियॉन्ड आपका अमाउंट है और आपको सीए से भी सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा। पार्ट डी आपको तब फाइल करना है जो वो अमाउंट है वो बेसिकली यहाँ पे जो है टैक्सेबल नहीं है। चलिए गाइस मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म यहाँ पे कैसे फाइल होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन करना पड़ता है, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म मिल जाएंगे, आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड रॉ के ऊपर जाना है सिंपली तरीके से, और जैसे यहाँ पे आप अपना जो है 15CA या सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 15CA इजीली तरीके से मिल जाता है। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली जो है फाइल नाउ डन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे सिंपली फाइनेंशियल ईयर पूछेगा किस फाइनेंशियल के लिए आप यहाँ पे फाइल कर रहे हो, और सबमिशन मोड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हम वो मान लीजिए 23 और 24 के लिए यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। अब गाइस आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके 4 पार्ट खुल जाएंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और पार्ट डी हो जाएगा। तो देखिए पार्ट ए जैसे हम बताया कि अगर 5 लाख के नीचे का अमाउंट है तो आपको सिंपली तरीके से पार्ट ए फिलअप करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिटेल्स आपसे केवल पूछी जाएगी। पहला होगा रेमिटेंस, यानी कि जो भी पैसा भेजने वाला है उसकी सेंडर की डिटेल्स हो गई, जिसमें उसका नेम हो गया, पैन कार्ड वगैरह होगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह हो गया, कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स वगैरह हो गई। और ये बाय डिफॉल्ट ही आपको ना प्री फिल्ड मिलना है, तो आपको 1 बाय 1 करके सभी को कंफर्म करना है। फिर देखिए रेमिटेंस यानी कि जो भी रिसिप्ट यानी जिसको भी पैसा मिलने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उसका नेम क्या रहेगा, प्लस उसको एज ए फ्यूचर के लिए आप कैसे जो है एज ए सेव करना चाहते हो। पैन नंबर क्या रहेगा, जो भी सामने वाला बंदा अगर उसके पास में पैन नंबर वगैरह अवेलेबल है, उसका एड्रेस वगैरह क्या रहेगा, किस कंट्री का है, ये
सारी चीजें पूछी जाएगी, उसकी ईमेल डिटेल्स वगैरह हो गई। उसके बाद में गाइस थर्ड कॉलम में आपको रेमिटेंस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट है, किस कंट्री से आप वगैरह भेज रहे हो, और प्लस उसके ऊपर कितना टीडीएस वगैरह एप्लीकेबल हो रहा है। आपको नेम ऑफ द बैंक डालना है, आईएफएससी कोड वगैरह डालना है, प्लस नेम ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर वगैरह डालना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सारे के सारे बैंक की यहाँ पे सिंपली तरीके से लिस्ट वगैरह खुल जाती है। आपको अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको नीचे ऑफ द रेमिटेंस वगैरह डालना है, किस टाइप का रेमिटेंस है, उसके बाद में जो भी उसका टीडीएस का अमाउंट है, जो भी उसकी टीडीएस की रेट है, वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद इस लास्ट में आपको वेरिफिकेशन टैब मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एक आधार ओटीपी डाल के इस फॉर्म को सिंपली तरीके से वेरीफाई कराना है। तो गाइस ये सिंपली तरीके से जैसे आप यहाँ पे ओटीपी डालोगे आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है, और इसी फॉर्म को आप अपने बैंक को या जहां से भी आप पैसे वगैरह भेजने वाले हो उनको सिंपली तरीके से एज ए ऑफिशियल जो यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हो। इसके अलावा इस पार्ट बी होता है, इसके अंदर पार्ट बी भी जो है अगर आपका अमाउंट एक्सीड कर जाता है 5 लाख रुपए के ऊपर प्लस असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आता है तो उसकी इसमें आपको फाइल करना पड़ता है। तो पार्ट बी के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेमिटेंस सेंडर्स की डिटेल्स वगैरह मिल जाने वाली है, जिसको पैसा रिसीव होने वाला है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ए ऑफिसर की यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स वगैरह, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाने वाली है। तो ये चीजें बेसिकली आपको फिलअप करनी पड़ती है। इसके अलावा जो पार्ट सी होता है उस केस में आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट से यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो इस फॉर्म को आप खुद फाइल नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जो ऑथराइज जो पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर माई चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर उसको ऐड भी कराना पड़ेगा। तो गाइस जो 15 सीबी होता है वो क्या करता है, सीए अपनी प्रोफाइल से यहाँ पे जो है फाइल करता है, फिर आपको एज ए क्लाइंट जो है बेसिकली यहाँ पे उसको अप्रूव और यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे बेसिकली आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा इस पार्ट डी होता है, अगर यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू नॉन टैक्सेबल के अंदर आती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होने वाला है, तो उस केस में आप पार्ट डी को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर अगेन जो है रेमिटर की डिटेल्स हो गई, रेमिटी की डिटेल्स हो गई, इसके अलावा जो भी अकाउंट और बैंक डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें हो गई, और एक ओटीपी डाल के सिंपली तरीके से आपको पार्ट डी का यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। इस तरह से आप फॉर्म 15 सीए के अंदर यहाँ पे चारों पार्ट को फिलअप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर पार्ट को फिलअप करना है, जो भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको पार्ट ए हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट बी हो गया, या फिर पार्ट डी यहाँ पे बेसिकली तरीके से फिलअप करना पड़ता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं इन फॉर्म्स के ऊपर तो लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।